तो जनाब, पाकिस्तान के लिए एक और T20 वर्ल्ड कप इख्तिताम को पहुंचा। जी हां, पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच था उसकी अहमियत पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा थी कि अगर पाकिस्तान की टीम जिसने बाद में बॉलिंग की उसको श्रीलंका को 147 रन तक महदूद रखना था, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग इंतहाई मायूस कुन रही। और इससे पहले अगर हम देखें तो बैटिंग ने भी क्या किया। फरहान और फ़खर ज़मान की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप जो 176 रन्स की थी, उसके बाद अगर हम देखें तो 28 रन्स पर 8 विकेटें गिरी और 212 रन्स पाकिस्तान ने किए। हालांकि जब ये ओपनिंग पार्टनरशिप चल रही थी तो उस वक्त यही समझा जा रहा था और ये यकीन से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम 250 तक स्कोर कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग जो माजी में भी मायूसी के सिवा उसने कुछ नहीं दिया, आज भी पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग ने धोखा दिया। 176 रन की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद जिस तरह विकेटें गिरी हैं वो सबके सामने है और पाकिस्तान ने 212 किए। और जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो पाकिस्तान को 147 रन तक महदूद रखना था श्रीलंका को, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल नाकाम रही। शाहीन आफरीदी पिछले मैचों की तरह इस बार भी इतने फराखदिल साबित हुए कि उनकी गेंदों पर अब जिस तरह चौके छक्के लग रहे हैं तो अब ये कोई अनहोनी बात नहीं रही है। नसीम शाह की टीम में वापसी हुई लेकिन वो भी महंगे साबित हुए। उस्मान तारिक के लिए आज का दिन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन शादाब और मोहम्मद नवाज़, अब इनके बारे में क्या कहा जाए। उनके कहना चाहिए कि एक्सपर्ट्स जो बैठे हुए हैं टीवी पर वो कहते हैं कि जी उनकी टीम में जगह बनती है, बल्कि वो उनको अगले कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा है शादाब खान को। शाहिद आफरीदी ने भी कहा है कि वो बॉलिंग पर अपनी तवज्जो रखें और उनकी बॉलिंग में बेहतरी आ जाए तो वो पाकिस्तान की टीम की क़यादत संभाल सकते हैं। अगर इंसाफ की बात की जाए तो उनकी तो टीम में इस वक्त जगह नहीं बनती जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। और इस वर्ल्ड कप में ख़ास तौर पर जब वो बॉलिंग के लिए आए हैं, एक ओवर में उन्होंने 17, एक ओवर में 16, एक ओवर में 18, इसी तरह की वो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। नवाज़ ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की हम आगे चल कर भी बात करेंगे, उसमें कई और नाम भी आते हैं, सिर्फ यही नाम नहीं है, बल्कि सिवाय अगर हम देखें कि फ़खर ज़मान और साहबज़ादा फरहान के और अबरार के इस मैच में किसी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही बल्कि मायूस कुन रही। और पिछले मैचों में भी अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने जिस तरह का कॉम्बिनेशन इस टूर्नामेंट में खिलाया, माइक हैसन की दानिशमंदी और उनकी जो कहना चाहिए कि नॉलेज, गेम अवेयरनेस, तजुर्बा, उस पर भी हैरत होती है। सवालिया निशान भी उठते हैं कि जो खिलाड़ी उनको पसंद अगर नहीं है तो उनको उन्होंने बेंच पे बिठाया हुआ है। फ़खर ज़मान के बारे में कह कह कर दुनिया थक गई कि वो पाँचवें, चौथे, छठे, सातवें नंबर के बैट्समैन नहीं हैं, लेकिन माइक हैसन शुरू दिन से साइम अयूब के लिए हमेशा से उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा। हमने देखा कि साइम अयूब 67 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं जिसमें अभी तक उनकी कोई सेंचुरी नहीं है। आखिरी की अगर उनकी 35 T20 इनिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उनकी सिर्फ 3 निस्फ सेंचुरियाँ मौजूद हैं, सिर्फ 5 निस्फ सेंचुरियाँ मौजूद हैं 35 आखिरी इनिंग्स में साइम अयूब की। और इस वर्ल्ड कप में वो सिर्फ बॉलिंग की वजह से जो है वो खेलते रहे हैं, उनको ओपन कराया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि जी ये वर्ल्ड की आलमी जो रैंकिंग है आईसीसी की, उसमें नंबर 1, नंबर 2 ऑलराउंडर के उसमें आ जाते हैं, लेकिन उनका जो असल काम है वो उनकी बैटिंग है जो कि मायूस कुन रही। अब पीएसएल शुरू होने वाली है, चौकों छक्कों की बारिश हो जाएगी, 12 करोड़ में वो बिके हैं, हैदराबाद ने उनको लिया है, तो अब हम देखेंगे कि भाई वाह वाह होगी, पीएसएल में वो चौके छक्के लगा रहे होंगे। हालांकि पिछली पीएसएल में वो इतने कामयाब नहीं रहे थे, लेकिन अब वो नई टीम में आए हैं तो देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए साइम अयूब ने इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी से हालिया बरसों में जितनी भी उन्होंने इनिंग्स खेली है, जिस तरह मैंने बताया कि 35 आखिरी इनिंग्स में उनकी 5 निस्फ सेंचुरियाँ हैं, तो सिवाय मायूसी के कुछ और नज़र नहीं आता। फ़खर ज़मान एक ऐसे खिलाड़ी के जो टॉप ऑर्डर ओपनर के तौर पर आकर वो हमेशा से कामयाब रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से कि बाबर आजम चूँकि अब ओपनर नहीं रहे तो उनको अब नंबर 3 खिलाना है, तो सलमान आगा अगर आ गए हैं नंबर 3 तो बाबर आजम नंबर 4 हो गए, तो फ़खर ज़मान जो हैं वो बैटिंग ऑर्डर में नीचे ही चले गए। और पिछले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी उन्होंने 5वें नंबर पर बैटिंग की, 25 रन के जहराना इनिंग्स खेली थी उन्होंने, लेकिन आज
ख़्याल आ गया टीम मैनेजमेंट को, माइक हैसन को, कि अब यही एक मैच है कि जिसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां करके, आउट ऑफ बॉक्स तब्दीलियां करके पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो फ़खर ज़मान ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है वो कमाल की इनिंग्स थी, और यकीनन माइक हैसन को अब अंदाज़ा हो गया होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की इस टूर्नामेंट में। यही गलती उन्होंने अबरार अहमद के सिलसिले में की कि एक मैच विनिंग बॉलर हैं अबरार अहमद, पाकिस्तान के लेग स्पिनर, लेकिन उनको भी उन्होंने बाहर बिठा के रखा, और आज अबरार ने अपना जो सिलेक्शन है वो दुरुस्त साबित दिखाया और 3 विकेटें ली हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई कि जब मिडल ओवर्स में शादाब और मोहम्मद नवाज़, उन्होंने सिवाय हमें मायूसी के कुछ नहीं दिया। शाहीन आफरीदी बहुत महंगे साबित हुए। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुई। 212 करके भी पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो श्रीलंका को न सिर्फ ये कि 147 से नहीं रोक पाए, बल्कि श्रीलंका की टीम मैच को आखिरी ओवर तक ले आई और पाकिस्तान की टीम बमुश्किल 5 रन से जीत पाई। आखिरी गेंद थी, छक्का अगर लग जाता तो शनाका का, तो वो फिर श्रीलंका ये मैच जीत जाता। श्रीलंका की टीम पहले ही इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो अब श्रीलंका जाते जाते पाकिस्तान को भी घर का रास्ता दिखा गई है। पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के सहाफ़ी, मीडिया जो कोलंबो कैंडी श्रीलंका में मौजूद, अब उनको अपनी वापसी का सफ़र इख्तियार करना पड़ेगा। श्रीलंका के ख़िलाफ़ इस मैच में एक और जुर्रतमंदाना फ़ैसला जो माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा ने किया, वो बाबर आज़म को बाहर बिठाकर फ़खर ज़मान को टीम में लाने का फ़ैसला था। बाबर आज़म के बारे में अगर हम बात करें तो 145 टी20 इंटरनेशनल वो खेल चुके हैं, और दुनिया में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले वो बैट्समैन हैं। 4596 रन्स किए हैं, और ये वो रन्स हैं कि जो उन्होंने अपने कहना चाहिए कि जब वो टॉप फॉर्म में थे, जब उन्होंने किए थे। रिजवान के साथ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप होती थी और पाकिस्तान मैच भी जीत रहा था। लेकिन फिर बतदरीज उनकी जो कारकर्दगी है उसमें कहना चाहिए कि डिक्लाइन आना शुरू हुआ, और फिर जिस तरह एडजस्टमेंट हुई है टीम बैटिंग ऑर्डर में, तो वो फिर नंबर 3 आ गए, फिर नंबर 4 पे भी आ गए। तो उनके जो चाहने वाले हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, और सोशल मीडिया पे अगर हम बाबर आज़म के बारे में कोई बात करते हैं, ज़रा सी भी अगर हम तनकीद करते हैं, तो एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है और फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। और जो जर्नलिस्ट हैं या जो भी लोग हैं जो बाबर आज़म की फ़ॉर्म की बात करते हैं, तो उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन अगर हकीकत पसंदी से अगर हम देखें कि बाबर आज़म की खिदमात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत हैं, बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तीनों फॉर्मेट में वो खेलते हुए आए हैं, पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि आखिरी, अगर हम लोग कहते हैं, बाज़ जो एक्सपर्ट हैं, माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि बाबर आज़म को नीचे ला के उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हुई है, और वो ओपनर ही अच्छे थे। लेकिन अगर हम एज ए ओपनर अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो आखिरी 10 इनिंग्स जो थी जो बाबर आज़म ने एज ए ओपनर खेली हैं, उसमें उन्होंने सिर्फ एक निफ्ट सेंचुरी स्कोर की थी। तो ये परफॉर्मेंस भी सबको देखनी चाहिए कि बाबर आज़म अपने करियर के जो आखिरी के अगर हम हिस्से में देखते हैं उनके, तो उसमें वो एज ए ओपनर भी वो कामयाब नहीं रहे थे, और टेस्ट मैचों में भी वो वनडे में और फिर टी20 इंटरनेशनल में वो स्पिनर्स पर बहुत ज़्यादा आउट हुए हैं। स्पिन जो बॉलर्स हैं उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा आउट किया है। जैसे कि अगर हम टी20 की बात करें तो ऑस्ट्रेलवी जो स्पिनर हैं एडम ज़ेम्पा, उन्होंने बाबर को सबसे ज़्यादा आउट किया। तो बाबर की टेक्निक और ये दूसरे जो मसाइल हैं वो भी सामने आए हैं। तो अब बाबर ख़ुद एक सीनियर तरीन कहना चाहिए कि क्रिकेटर हैं, तो उन्हें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आखिर उनसे गलती कहाँ हो रही है, और क्या अब वो इस फॉर्मेट के लिए ख़ुद को मौजू समझते हैं, या फिर उनकी जो तवज्जो है वो वनडे और फिर टेस्ट मैचेस तक ही होनी चाहिए। ये फ़ैसला एक बड़ा प्लेयर जो होता है वो ख़ुद करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ख़ुद खिलाड़ी जो होता है वो ख़ुद ही बहुत बड़ा मुनसिफ होता है अपने करियर और अपने जो कहना चाहिए कि प्रोफेशनल क्रिकेट के बारे में वो ख़ुद ही अच्छा और मुनासिब फ़ैसला वो ख़ुद कर सकता है। ये तो हो गई खिलाड़ियों के बारे में बात। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, जो सेलेक्टर्स हैं, जो कहना चाहिए कि फ़ैसले करते हैं, ये बड़े फ़ैसले करते हैं, उनको अब
काफ़ी सोच विचार करनी होगी। काफ़ी अरसे से ये बात कही जाती रही है, लेकिन इस पर कभी मतलब तवज्जो नहीं दी गई कि अब हर फॉर्मेट के जो खिलाड़ी हैं उनको अलग अलग रखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि T20 के लिए कौन से खिलाड़ी बेहतर हो सकते हैं, टेस्ट के लिए, वनडे के लिए कौन से खिलाड़ी बेहतर हो सकते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान की पाकिस्तान शाहीन, जिसे पाकिस्तान ए कहा जाता है, वो भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। लायंस के ख़िलाफ़, इंग्लैंड लायंस के ख़िलाफ़ वो T20 सीरीज़ बुरी तरह हारी है, वनडे में भी उसे शिकस्त हुई है। हालांकि उस टीम में मुतअद्दिद, बल्कि कहना चाहिए कि जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से और अंडर 19 की परफॉर्मेंस से निकल कर जो लड़के सामने आए हैं वो इस टीम में शामिल हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनमें वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई है कि जो इनसे तवक्को की जा रही थी। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको हम मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनमें टैलेंट मौजूद है। शामिल हुसैन हैं, माज सदाकत हैं, अब्दुल समद हैं, इस तरह के साद बेग हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, नौजवान। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो आगे चलकर जगह ले सकते हैं, पाकिस्तान की नेशनल टीम में आ सकते हैं। समीर मिन्हास हैं, अरफात मिन्हास हैं, अवैस, अजान अवैस हैं। ये इस तरह के खिलाड़ी हैं कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखे हुए हैं। तो उनको अब एक प्रॉपर तरीके से ग्रूम करना होगा। उनकी जो तकनीकी गलतियाँ हैं जो मैचों में आई हैं वो NCA में जाके दुरुस्त होंगी। तो ये सारी चीज़ों का एक प्रोसेस होना चाहिए। फिर पाकिस्तान की टीम को अगर हम देखते हैं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट एक जर्नी रही है। अगर हम देखें 2019 का वर्ल्ड कप अगर हम देखते हैं, इंग्लैंड में जो हुआ था उसमें पाकिस्तान की टीम रन रेट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड से नहीं आगे निकल सकी और पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई थी। उसके बाद हमने 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं आ पाई और उस वक्त भी उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से था। पाकिस्तान की टीम अपना आखिरी जो मैच था इंग्लैंड से वो हारी और उसके बाद उसकी कहानी ख़त्म हो गई। इसी तरह फिर हम 2025 की ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी देख लें तो उसमें पाकिस्तान की टीम मेज़बान थी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रही। फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप, जो पिछला वर्ल्ड कप जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, उसमें पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी वो तो बहुत ही मायूस कुन रही कि अमेरिका जैसी टीम ने पाकिस्तान को हराया और फिर एक मामूली हदफ जो है वो पाकिस्तान की टीम हासिल नहीं कर पाई इंडिया से और बाहर हो गई थी। इस वर्ल्ड कप में भी अगर देखें पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते। जिस तरह पाकिस्तान की टीम हॉलैंड से बमुश्किल जीत पाई और फिर इंग्लैंड से जिस तरह हारी, न्यूजीलैंड का जो मैच था वो बारिश की नज़र हुआ और वो एक पॉइंट जो था बस वही एक पॉइंट उसे लेकर आगे ले आया था। और अगर आज श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम जीत जाती, जीती तो है लेकिन ना जीतने के बराबर, अगर पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को 147 रन तक रोक लेती, उससे पहले उसको रोक लेती, तो आज पाकिस्तान की टीम कोलंबो में ही ठहरी हुई होती। एक सेमीफाइनल पाकिस्तान का कोलंबो में ही होता। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम के लिए ये वर्ल्ड कप भी एक मायूस कुन अंदाज में इख्तिताम को पहुंचा है।